ओके, सो जो एमसीक्यूज हैं वो हैं 1 मार्क ईच। तो अगर आपका सही आंसर तो आप 1 मार्क दोगे अपने आप को, और अगर गलत आंसर तो आप 0 मार्क्स दोगे अपने आप को। सो क्वेश्चन नंबर 1, नीड ऑफ ऑडिट वॉज नॉट फेल्ट इन अर्ली डेज। पहले के ज़माने में ऑडिट की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती थी भाई? इससे नहीं पड़ती थी क्योंकि बिजनेस छोटे छोटे थे, जो कंट्रोल होता था वो डायरेक्ट प्रोप्राइटर जो ओनर होता था, मालिक होता था, उसके हाथ में डायरेक्ट कंट्रोल होता था, और मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग लोगों के हाथों में नहीं होती थी, एक ही हाथ में होती थी। आज के टाइम में क्या हो गया, क्योंकि कंपनी फॉर्म बन गई है बिजनेस करने की, तो शेयर होल्डर्स अलग अलग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग अलग होते हैं, इस वजह से ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट आ गई है। सो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव जितने भी ऊपर के ऑप्शन हैं, सब रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं कि पहले के ज़माने में क्यों ऑडिट नहीं होता था और आज के ज़माने में ऑडिट होना शुरू हो गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, डी पार्ट। देखें ज़रा कितने स्टूडेंट्स ने सही किया है। मोस्टली ने तो मेरे ख्याल से सही ही किया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, द वर्ड ऑडिट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑडायर। अब बस मुझे क्विकली कोई भी अनम्यूट करके ये बता दो, ऑडायर वर्ड का क्या मीनिंग है? आंसर है ए, लिसन। ओके, तो क्या लिसन करते थे पहले? लिसन करके क्या करते थे पहले? पहले ऑडिट कैसे होता था? सर ऑडिटर्स को बताना है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते थे अपने सुना के, जो बिजनेसमैन होते थे। नो सर, ऑडिटर को सुनाते थे। हाँ, जो बिजनेसमैन होते थे। करेक्ट करेक्ट सर एक्चुअली जो पहले क्या होता था स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में कि ऑडिटिंग की वैसे जरूरत नहीं पड़ती थी, तो जब एक्सपैंड होता गया तो धीरे धीरे ऑडिटिंग का कंसर्न बढ़ता गया, ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होती गई। उनका उन्होंने सोचा कि एक जब ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी होती जाएगी तो जितना उनको ऑडिटिंग की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने ऑल बनाया। गुड गुड। और डायर का क्या मतलब होता है यश? सर टू लिसन। यस, और कौन किसको लिसन करता था पहले के जमाने में? सर पहले तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो ऑडिटिंग खुद ही होती थी ना, तो खुद नहीं पहले करता था। तो पहले जब मतलब जब पहले जब होता था कि पहले ऑडिटर कुछ भी देख के चेक नहीं करता था, सुन के चेक करता था। तो ऑडिटर को सब लोग बताते, जैसे किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाद गया ऑडिटर, वो उनकी सारी बातें सुनता था, और जो वो सुनता था उसके बेसिस पे वो एलिजाबेथ को, जब क्वीन एलिजाबेथ का राज चलता था, क्वीन एलिजाबेथ को वो सारी बातें बताता था। तो पहले ऑडिट वर्बली होता था, ओरल फॉर्म में होता था, इसलिए ऑडिट का जो जेनेसिस है वो है फ्रॉम द वर्ड ऑडायर विच मीन्स टू लिसन, सुनना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ऑडिट इज टू बी डन बाय। ऑडिट के कौन करेगा? इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड पर्सन, डिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड पर्सन, इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड एंड स्किल्ड पर्सन, या डिपेंडेंट क्वालिफाइड एंड स्किल्ड पर्सन। तो आंसर है सी। 3 चीजें होनी चाहिए भाई ऑडिटर के पास, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए वो, और स्किल्ड पर्सन होना चाहिए। तो कोई भी एक स्टूडेंट मुझे बता दो, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस? जिन स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है वो नहीं, कोई और। व्हाट डू यू मीन बाय सर उसकी जो ओपिनियन होनी चाहिए वो किसी से सबऑर्डिनेट नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब? इंडिपेंडेंट होना, इसका मतलब ये है सर कि वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहा है वो उससे कहीं ना कहीं लिंक नहीं होना चाहिए, या वो किसी उसका एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, या उसके ऊपर ये डर नहीं होना चाहिए उसके ऊपर कि अगर मैं सही मतलब फाइनेंशियल्स को ओपिनियन बिल्कुल वैसे दे दूं, सही दे दूंगा, या कुछ भी मेंशन कर दूंगा ऑडिट रिपोर्ट में गलत ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वो मेरी जॉब ना वो कर ले। तो सर ये एग्जांपल था, बट मेन चीज ये कि उसकी ओपिनियन किसी के ओपिनियन से सबऑर्डिनेट नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। तो इंडिपेंडेंस का मतलब होता है यू शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। बायस नहीं होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि अगर आपके अंदर बायस रहेगा तो आपको डर रहेगा एक ट्रू ओपिनियन देने के लिए, तो बायस नहीं होना चाहिए, आप फ्री फ्रॉम बायस होने चाहिए। दिस इज नोन एज इंडिपेंडेंस। सेकेंड वर्ड है भाई क्वालिफाइड। ये क्वालिफाइड वर्ड का क्या मतलब होता है? सर अगर ऑडिटर को कुछ भी ठीक नहीं लगता तो वो क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देता है। सर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। परफेक्ट देवलीना, वेरी गुड देवलीना। तो हर ऑडिटर के पास कोई ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्या एक ग्रेजुएट ऑडिट कर सकता है? ग्रेजुएट बीकॉम ऑनर्स जिसने करी हुई हो? नहीं सर। अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी हुई है बीकॉम ऑनर्स, एसआरसीसी से।
नंबर 1 कॉलेज नहीं सर। इंडिया का? नहीं सर। नहीं, No, sir. नहीं कर सकता। ग्रेजुएशन कहीं से भी करी हुई हो वो ऑडिट नहीं कर सकता। ऑडिट करने के लिए जो कंपनीज एक्ट में क्वालिफिकेशन लिखी हैं वो होनी जरूरी हैं। तो बता दो फाइनेंशियल्स का ऑडिट कौन कर सकता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है? कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट स्टेटमेंट्स का सर सीएम सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सीएमए कर सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसके हम प्रोफेशनल्स हैं। और सेक्रेटेरियल ऑडिट कौन कर सकता है? कंपनीज एक्ट में तीसरा कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आंसर रिया देगी। रिया, टैक्स ऑडिट कौन कर सकता है? टैक्स ऑडिट कौन सा प्रोफेशनल कर सकता है? सर चार्टेड अकाउंटेंट। एब्सोल्युटली। क्या कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है टैक्स ऑडिट? नो सर। परफेक्ट। नेक्स्ट आंसर देगा नितेश। नितेश, जीएसटी ऑडिट कौन कर सकता है? जीएसटी ऑडिट। सर चार्टेड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट दोनों कर सकते हैं। परफेक्ट। नितेश, क्या जीएसटी ऑडिट के रिस्पेक्ट में अभी रिसेंटली जो बजट आया था उसमें कोई अमेंडमेंट आई है? सर उसका तो पता नहीं। ज्योति, जीएसटी ऑडिट के रिस्पेक्ट में जो अभी अभी बजट आया है उसमें कोई अमेंडमेंट आई है क्या? कुछ डिफरेंस हुआ है क्या जीएसटी ऑडिट का अभी रिसेंटली फरवरी में जो बजट आया है उसमें? तो स्क्रैप्ड हो गया है आपसे। एब्सोल्युटली। सो जीएसटी ऑडिट गोइंग फॉरवर्ड स्क्रैप हो गया है। जीएसटी ऑडिट अब किसी को भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन कंपनीज को जीएसटी डिपार्टमेंट चूज करेगा सिर्फ उन्हें ही जीएसटी ऑडिट कराने की जरूरत है। जो जनरल कंप्लायंस थी वो अब जीएसटी ऑडिट की नहीं करनी पड़ेगी। परफेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑडिटर शुड नॉट। ऑडिटर को क्या काम नहीं करना चाहिए? भाई ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाने चाहिए, बाकी सारा काम करना चाहिए। ऑडिटर को रीजनेबल कंक्लूजन भी ड्रॉ करना चाहिए, मैनेजरियल परफॉर्मेंस को असेस करना चाहिए, ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी चाहिए ऑडिटर को। मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है, क्यों? हाँ हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सर विल यू प्लीज एक्सप्लेन पॉइंट डी? पॉइंट डी है एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस। हाँ हाँ, ऑप्शन डी है एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस एंड प्रोफेशनल केयर इन हिज वर्क। तो जब वो काम करे ऑडिटर तो उसको सावधानी बरतनी पड़ती है, केयरफुल रहना पड़ता है। इसे सावधानी को कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। वो सावधान रहे। और प्रोफेशनल केयर, प्रोफेशनल मतलब जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है उनको फॉलो करे, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें फॉलो करे, इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करे। ये ध्यान रखना पड़ता है ऑडिटर को कोई भी काम करते हुए, कोई भी ऑडिट करते हुए। ये है पॉइंट नंबर डी। अब मेरा सवाल तुम लोगों से ये है कि अगर ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकता तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? अकाउंटेंट। रॉन्ग आंसर। मैनेजमेंट। एब्सोल्युटली, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और ऑडिटर को दे। अब मेरा अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन है, क्या होगा अगर ऑडिटर खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए और खुद ही उनको ऑडिट करे? कोई थ्रेट है क्या? थ्रेट का मैंने एक नाम बताया था, थ्रेट। कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या कि मैनेजमेंट खुद ही, ऑडिटर खुद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और खुद ही उसको रिव्यू करे? तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगी क्या? क्या गड़बड़ होगी? ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट ऑफ सब अकाउंट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट क्यों होगा भाई? ऑडिटर क्या खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना के खुद चेक करे तो क्या सही से नहीं कर सकता काम? एक्चुअली लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि ऑडिटर जो होता है वो मतलब वो रेगुलेशन ऑफ चेकिंग अकाउंट्स करता है, वेरिफिकेशन, नॉट फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट। बट व्हाई? क्वेश्चन इज व्हाई कांट ऑडिटर आल्सो प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट देम? अरे खुद ही बना ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, खुद ही उनका ऑडिट कर ले, क्या टेंशन है? क्यों नहीं? यस रिया। Sir, he will think that whatever he has done is perfectly right. Absolutely. This is known as self review threat. आप अगर खुद का ही काम रिव्यू करते हो, अगर मैं आपको टेस्ट दे दूं और टेस्ट में कहूँ खुद ही चेक कर लो और अपने आप को मार्क्स दे दो, तो गौतम के तो 100 में से 120 मार्क्स आ जाएंगे। गौतम कहेगा सर 20 मार्क्स मैं अपने आप को दूंगा, प्रेजेंटेशन कितनी प्यारी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन करी है ना मैंने,
कि सर मैं आपको 20 मार्क्स पक्का से अपने आप को दूं, तो आप खुद अपना काम करा हुआ ऑडिट करोगे तो आप उसमें गलतियां कुछ ना कुछ छोड़ दोगे। इसे बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। खुद ही काम करो, खुद ही उसे रिव्यू करो। इसलिए प्रोहिबिट कर दिया गया है कि अगर आप ऑडिटर हो तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना नहीं सकते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा कौन? मैनेजमेंट बनाएगा। अब ये भाई मैनेजमेंट की मर्जी है, चाहे तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा ले किसी अकाउंटेंट से, बना ले किसी ग्रेजुएट से, बनवा ले खुद बना ले, किसी से भी बनवा ले, ये हमारी हेडेक नहीं है। लेकिन अकाउंट्स बनाने का काम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम ऑडिटर तो नहीं करेगा। ऑडिटर चाहेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज इट इज मिल जाएं। नेक्स्ट, एन इन डेप्थ examination to detect a suspected fraud is termed as, आंसर है भाई सी, इन्वेस्टिगेशन। तो ऑडिट का काम नहीं होता इन डेप्थ एग्जामिनेशन करना फ्रॉड का। बट सर आपने तो बताया था सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड, आपने तो बताया था। फिर सर इसका आंसर तो डी भी हो सकता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट। सही आंसर है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन गौतम कह रहा है कि सर आपने एक पढ़ाया था सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। सर वो हो तो गया, तो फिर सर इसका तो आंसर डी भी हो सकता है। जवाब दो कोई, डी क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो कंक्लूसिव एविडेंस के बेसिस पे होता है, जो मेन इन डेप्थ कंक्लूसिव एविडेंस 100% एक्यूरेसी। तो सर उनका काम मतलब वो होता है कि मतलब एक प्रूफ निकालना, मतलब उनका फ्रॉड का। तो ऑडिटर का क्या काम होता है? ऑडिटर का सर रीजनेबल एश्योरेंस के बेसिस पे होता है। रीजनेबल मतलब करेक्ट नहीं होगा, लेस देन 100% नहीं होगा, मतलब 70 to 50% रहेगा। नहीं, बट एरर और फ्रॉड डिटेक्ट करने का तो काम होता है ना ऑडिटर का। हाँ सर होता है, वो काम तो होता है। हाँ। तो ये क्वेश्चन फिर गलत नहीं हो गया? क्वेश्चन नंबर 5। तो ऑडिटर का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है बिल्कुल, लेकिन हाँ जी, और इन्वेस्टिगेटर का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही डिटेक्ट करना फ्रॉड को। ठीक है, ऑडिटर डेप्थ के अंदर जाके नहीं करता है। ये कौन बोला? नितेश। परफेक्ट नितेश, नितेश ने सही बात पकड़ी, एकदम करेक्ट। तो मनीष मुझे एक बात बताओ, मैं अगर क्वेश्चन नंबर 5 को चेंज कर दूं, मैं क्वेश्चन नंबर 5 में लिखूं एन इन डेप्थ एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट अ सस्पेक्टेड फ्रॉड इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ, तो क्या तुम्हारा आंसर स्टैट्यूटरी ऑडिट हो जाएगा? तो क्या आंसर तुम्हारा चेंज हो जाएगा? हाँ सर। तो भाई देखो बहुत क्लियर सी बात है, ये जो वर्ड लिखा है ना इन डेप्थ, ये इन डेप्थ वर्ड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी नहीं कवर होगा, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में भी नहीं कवर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ऑडिटर का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटेक्ट। डिटेक्ट मतलब पता लगाना कि कुछ गड़बड़ चल रही है। अब अगर उस गड़बड़ का इन डेप्थ एनालिसिस करना है तो वो ऑडिटर कभी भी नहीं करेगा। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी नहीं है हमारा इन डेप्थ एनालिसिस करना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी का ऑडिट करने गया, एडिडास का एक बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया था आज से करीबन 6-7 साल पहले। मैं ऑडिटर था, ऑडिट टीम में था एडिडास का। जब हमने देखा कि उनके एम्प्लॉइज कमीशन का कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, तो जैसे हमें शक हुआ हमने वहां पर हाथ खड़े कर दिए, हमने वो ऑडिट छोड़ दिया करना। हमने कहा नहीं इसमें तो फ्रॉड है, हमें ऐसा लग रहा है। हमने ये नहीं करा मैं करमचंद जासूस बन जाऊं और मैं हैट पहनूं करमचंद जासूस वाली और पाइप, सिगार वाला पाइप ले लूं और मैं कहूं चलो अब मैं इस फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करूंगा कि इसकी तह तक जाऊंगा, कि तह तक पता लगे कहां तक फ्रॉड की इन डेप्थ एनालिसिस है। वो नहीं करने का काम है। तो डिटेक्शन और इन डेप्थ एनालिसिस में फर्क होता है, ये बात ध्यान रखना। डिटेक्ट करना तो हमारा काम है, मतलब हमें दिख जाए अरे देखो गड़बड़ हो रही है, बस अगर हमें ये बात दिख गई तो हाथ खड़े कर लेने, भाई हम आगे काम नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पर रुक जाएंगे। अगर हम वहां पर रुक गए तो हमारा स्कोप में कवर हो जाएगा। अगर हमने उसके आगे करमचंद जासूस वाली हैट पहन ली और ओवरकोट पहन लिया और एकदम जासूस वाले मोड में आ गए तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। सो द प्रॉब्लम इज वी कैन नॉट डू इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ फ्रॉड। So the correct answer is C. Statutory auditor नहीं कर सकता in depth analysis of fraud, even secondary objective नहीं है उसका। Next, which essay suggests that the auditor should possess integrity, honesty and objectivity? Answer is A. Essay 200. You have to give 1 marks each.
1 marks for each correct answer. क्वेश्चन नंबर 7, आपको टाइमिंग के बेसिस पे कि कब होता है ये वाला ऑडिट, टाइमिंग के बेसिस पे ऑडिट की कैटेगराइजेशन करनी थी. इसका सही आंसर है बी, कॉन्टिन्यूस ऑडिट जो लगातार होता रहता है. एनुअल ऑडिट जो साल में एक बार होता है. इंटरिम ऑडिट जो साल के बीचों बीच होता है. बैलेंस शीट ऑडिट इज द फाइनल ऑडिट जो साल खत्म होने के बाद एक बार होता है. अच्छा, कोई भी मुझे एक एग्जाम्पल दे दो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्टिन्यूस ऑडिट में इन्वॉल्व होती हैं, जिनके यहाँ ऑडिटर्स हर समय बैठे रहते हैं 24/7. परफेक्ट. इसका सही आंसर है बैंकिंग. बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि इसके अंदर ऑडिटर्स सुबह से लेकर शाम तक कॉन्टिन्यूसली बैठे रहते हैं. एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो आते ही आते हैं. रीजन बता दो, मैंने वीडियो लेक्चर्स में रीजन दिया था, क्यों बैंक को ही इसकी चीज की जरूरत क्यों है. सर बोरिंग फंड्स का लोन में मतलब जहाँ पर 1 करोड़ का देना होता है वहाँ पर वो 10 करोड़ या अपने हिसाब से ज्यादा दे देते हैं. ऐसा तो नितेश क्या फर्क पड़ जाएगा अगर वो ऑडिट रेगुलर हो एज कंपेयर टू साल के एंड में आ जाता हूँ ना, मैं साल के एंड में एक बार आऊंगा और पूरा ऑडिट कर जाऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा. मैं रोज क्यों बैठा रहूं वहां पर, साल के एंड में एनुअल ऑडिट क्यों ना कर लूं, क्या फर्क पड़ेगा. सर तब तक देरी हो जाएगा. साल के एंड में आने पर ऑडिटर कुछ नहीं कर पाएगा. मैनेजर अगर मतलब ब्रांच मैनेजर ने अगर लोन ज्यादा इश्यू कर दिया तो एंड के अंदर बैंक करप्ट होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे. परफेक्ट. तो भाई फाइनेंशियल सेक्टर में ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है. तो अगर आप साल के एंड में गए ऑडिट करने के लिए, तो अगर आप पकड़ भी लोगे ना कोई गड़बड़ी, तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो जिसने पैसा लिया होगा वो तो बाहर फ्लाई कर गया होगा, इंडिया से बाहर फ्लाई कर गया होगा. जैसे विजय माल्या हज़ारों करोड़ों का लोन लेके बाहर फ्लाई कर गए इंडिया से, जैसे नीरव मोदी बहुत सारा लोन लेके बाहर फ्लाई कर गए इंडिया से. तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा एनुअल ऑडिट का, इसलिए कॉन्टिन्यूस ऑडिट की ज़रूरत है. ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑडिट. इसका सही आंसर है भाई सी. इट फोकसेस ऑन टेस्टिंग 95% ऑफ ट्रांजैक्शंस. ज्योति बताएगी, ज्योति इसमें क्या गलती है. ज्योति इस आंसर में क्या गलती है. सी जो है, सी क्यों गलत है. सो वो फोकस करता है टेस्टिंग ऑन 100% ऑफ ट्रांजैक्शन. परफेक्ट. तो भाई कॉन्टिन्यूस ऑडिट में सैंपल बेसिस पे ट्रांजैक्शन नहीं टेस्ट होती, 100% ट्रांजैक्शन टेस्ट होती हैं, इसलिए इसका आंसर है 100% ऑफ द ट्रांजैक्शन. ओके, टैक्स ऑडिट किस सेक्शन से कॉमन होता है. 44A(B). और अभी जैसा कि बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इस वाले सेक्शन को ऑडिट करते हैं. बस मुझे एक चीज बता दो, क्या इस वाले सेक्शन के अंदर जो ऑडिट होता है उसमें ट्रू एंड फेयर व्यू दिया जाता है. ट्रू एंड करेक्ट व्यू. श्रेय, क्या डिफरेंस होता है ट्रू एंड फेयर व्यू और ट्रू एंड करेक्ट व्यू में. सर ट्रू एंड फेयर व्यू में लेस देन 100% मतलब सर रीजनेबल एश्योरेंस होती है, और ट्रू एंड करेक्ट व्यू में एब्सोल्यूट एश्योरेंस होती है, मतलब 100% श्योर होती है. परफेक्ट, फैंटास्टिक. Okay, last question number 10 of the MCQs. Audited financial statements are referred to by. सब लोग इसको रेफर करते हैं भाई. हर किसी को सबसे पहली चीज जो चाहिए होती है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही चाहिए होते हैं. आंसर है ऑल ऑफ द अबव. चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना था, तो ट्रू फॉल्स ट्रू. ये है सही आंसर. ऑडिटर की सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिटेक्ट एन एरर एंड फ्रॉड. ये बिल्कुल ठीक है. अगर सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई. ट्रू एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. देवांश बताएगा. देवांश प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिटर की. टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नालायक. अभी हमने एमसीक्यू करा है जिसमें कहा है मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही नहीं. सो ट्रू एंड फेयर ओपिनियन. नहीं, देवांश ही बताएगा. देवांश, तुम कहीं गए थे या फिर प्रिपेयर नहीं थे इसलिए लेट आए. सर प्रिपेयर था बट डेप्थ में नहीं गया था सर इतना. अरे ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डेप्थ नहीं है, ये तो हमने फर्स्ट बेसिक टॉपिक किया था. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव.
अलाउद्दीन बताओ, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट? Hello. To determine true and fair view. टू डिटरमाइन ट्रू एंड फेयर व्यू। कोई और इसे इंप्रूव करना चाहता है? ज्योति, आप कुछ कह रहे थे? So to give a true and fair opinion. Absolutely, to express an opinion on truth and fairness। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन को एक्सप्रेस करना। ठीक है, डन। बी है फ्रॉड इज मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देन एरर। तो फ्रॉड को पता लगाना मुश्किल है, एरर को पता लगाना इजी है। कोई बता सकेगा क्यों? कोई बता सकता है क्यों फ्रॉड को पता लगाना मुश्किल क्यों है और एरर को पता लगाना इजी क्यों है? कोई रीजन बता सकता है क्या? सर फ्रॉड इंटेंशनली होता है। राइट, तो डिटेक्ट करना क्यों मुश्किल है? सर क्योंकि ऑडिट में सर हम सैम्पलिंग बेसिस पे चेक करते हैं एंड सर हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलता। तो सर फ्रॉड जब तक हम पूरा चेक नहीं करेंगे पूरे अकाउंट्स को तो हमें एग्जैक्ट फ्रॉड नहीं पता चलेगा, बट हम एरर सैम्पलिंग बेसिस पे भी वो कर सकते हैं। नहीं श्रेय, नॉट द राइट आंसर। सर फ्रॉड जो है वो मेन सर हाँ अलाउद्दीन बोलो। सर फ्रॉड इंटेंशनली किया जाता है तो फिर उसका जो एविडेंस है तो उसको मिटाने का कोशिश भी किया जाएगा। यश, फ्रॉड क्यों डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करना? सर फ्रॉड क्योंकि एरर में क्या होता है सर कि एक बार सपोज मैनेजमेंट ने कुछ गलती कर दी तो जो ऑडिटर है तो वो उसको जल्दी से एरर को फाइंड आउट कर सकता है, जल्दी उसको कर सकता है। और फ्रॉड को निकालना सर एक्चुअली उसमें एविडेंस पे बेसिस पे होता है, मतलब लाइक। तो देखो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। जो फ्रॉड होता है ना वो मैनेजमेंट खुद ही करता है। तो जो काम मैनेजमेंट खुद ही करेगा वो इंश्योर करेगा कि सारे एविडेंस जो उसने गलत काम करा है उसके मिटा दिए जाएं। वो मिटा देगा सारे के सारे एविडेंस को। इसलिए जहाँ फ्रॉड होता है वहाँ पकड़ना मुश्किल होता है। एरर तो मिस्टेक है, कोई उसको मिटाने की कोशिश नहीं करता, वो तो गलती से हो गया, तो वो पकड़ना आसान होता है। तो क्योंकि मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है फ्रॉड के केस में, इसीलिए फ्रॉड को पकड़ना डिफिकल्ट है और एरर को पकड़ना आसान है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज अ नेसेसिटी बट ऑडिटिंग इज अ लग्जरी। ऑडिटिंग लग्जरी है और अकाउंटिंग नेसेसिटी है। ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है भाई? ऑडिटिंग लग्जरी नहीं है, ऑडिटिंग नेसेसिटी है। ऐसा क्यों बोल रहे हो मनीष? व्हाई आर यू सेइंग दैट ऑडिटिंग इज अ लग्जरी? हैव यू गिवन द राइट आंसर मनीष और द रॉन्ग आंसर? सर रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर, ओके। किसने राइट आंसर दिया इस वाले क्वेश्चन का, वो प्लीज एक्सप्लेन करो। सर क्यों ऑडिट कराना एफर्ट कर अकाउंटिंग तो पहले होता है उसके बाद ऑडिटिंग होता है, इसीलिए अकाउंटिंग इज नेसेसिटी बट ऑडिटिंग इज मैंडेटरी बट नॉट लग्जरी। नहीं समझ में आया। कौन बोल रहा है? सर ऑडिटिंग इज कॉस्टली। ऑडिटिंग इज कॉस्टली, हाँ, इसीलिए वो लग्जरी है। नहीं, ऑडिटिंग लग्जरी नहीं है। हमारा जो इशू है वो ये है कि ऑडिटिंग लग्जरी नहीं है। ये फॉल्स है स्टेटमेंट की ऑडिटिंग लग्जरी है, व्हिच मींस की ऑडिटिंग नेसेसिटी है। सर कैन यू एक्सप्लेन? यस प्लीज। सर क्योंकि जो अफोर्ड कर पाएगा, अच्छा हाँ अलाउद्दीन सर जो अफोर्ड करेगा उसके लिए, सर जो ऑडिटिंग अफोर्ड कर पाएगा उसके लिए वो नेसेसिटी रहेगा, वो कभी लग्जरी नहीं जाएगा। ओके, रिया आपका क्या आंसर है? Sir, audited financial statements or audited records are more reliable for the other parties. Yes, It is a necessity. So while taking loans, it is necessary to get the accounts audited. तो देखो इसका इस क्वेश्चन का आंसर छुपा है आपके वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर में कि वो पुराना ज़माना था जब ऑडिटिंग करना ना करना एक ही बात होती थी, क्योंकि तब मैनेजमेंट एंड ओनरशिप वाज इन द सेम हैंड्स। जब से मैनेजमेंट और ऑडिटिंग सेपरेट हैंड्स में गए
तब ऑडिटिंग इज नो मोर अ लग्जरी, नाउ इट इज अ नेसेसिटी, क्योंकि ओनर्स को नहीं पता कि बिजनेस में क्या चल रहा है, बैंक जो लोन दे रहा है उसको नहीं पता कि बिजनेस में क्या चल रहा है। इसीलिए आज के ज़माने में ऑडिटिंग नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है, इसलिए हमने लिखा है इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, देयर आर लिमिटेशंस इन इंटरनल कंट्रोल्स। क्विकली बता दो इंटरनल कंट्रोल्स में किस तरह के लिमिटेशंस होते हैं। गौतम, इंटरनल कंट्रोल्स में क्या लिमिटेशंस होते हैं? श्रेय, इंटरनल कंट्रोल्स में क्या लिमिटेशंस होते हैं? सर मैं यहाँ से ये नहीं पता सर मेरे को ये वाला टॉपिक, अभी मैं सर यहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ। यश, इंटरनल कंट्रोल्स के लिमिटेशंस क्या लिमिटेशन? यश, तुमने सही आंसर लिखा है इसका या गलत लिखा है? सर सही लिखा है। ओके, तो क्या लिमिटेशंस होते हैं इंटरनल कंट्रोल्स में? सर control system evaluates the performance of an enterprise before auditors comes. Yes. इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? इंटरनल कंट्रोल में लिमिटेशन क्या होते हैं? Sir, actually, it focuses more on employees, basically. Riya, your answer? Sir, management's interference is there. Absolutely. That is known as management override of controls. Management can eliminate these controls in any situation. Management can transform these controls in any way. So management override of the controls, this is the biggest limitation of internal controls, and therefore the answer is true. Okay, last, remuneration of internal auditor is fixed by the board. This is true. तो मेरे एक और सवाल का जवाब दे दो, who fixes remuneration of statutory auditor? अगर बोर्ड फिक्स करता है इंटरनल ऑडिट का रेम्यूनरेशन, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है? इसका आंसर देगा देवांश। देवांश, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का शेयर होल्डर। सर शेयर होल्डर। परफेक्ट, शेयर होल्डर फिक्स करेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रेम्यूनरेशन। ओके सर, एक डाउट आ रहा था सर। हाँ बताओ सर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स में क्या डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, तो जो कंपनी होती है, उस कंपनी के जो मालिक होते हैं वो होते हैं छोटे लोग जिन्होंने एक शेयर कंपनी का खरीदा हुआ होता है, जो होते हैं करीबन 1 लाख लोग। 1 लाख लोगों ने 10-10 रुपए का शेयर खरीदा है कंपनी का, तो वो छोटे बहुत सारे लोग कंपनी के मालिक होते हैं। अब सोचो, अगर 1 लाख लोगों को हमने कंपनी में भेज दिया, जाओ कंपनी चलाओ, तो कंपनी चल ली, फिर तो कंपनी बैठ जाएगी, क्योंकि हर आदमी अपनी बात कहेगा। तो 1 लाख लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है कि सुनो 1 लाख लोगों, तुम मैनेजमेंट नहीं संभालोगे, तुम सिर्फ ओनर हो, तुम दूर से बैठ के तमाशा देखोगे बस। तुम अपने आप में से 10 लोग ऐसे चूज करो जो कंपनी चलाएंगे, क्योंकि अगर तुम 1 लाख के 1 लाख वहां चले गए तो फिर कंपनी का कल्याण हो जाएगा। तो उन 1 लाख लोगों में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुने जाते हैं। वो लोग मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनते हैं कि हाँ, हम में से ये 10 लोग हैं जो कंपनी का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कंपनी को चलाएंगे, उन्हें कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट होता है कंपनी का, और शेयर होल्डर वो लोग होते हैं जिन्होंने पैसा डाला हुआ होता है, जो साल के एंड में डिविडेंड लेने आते हैं। काम करने की सारी जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। तो अब जो इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, उनको क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, इसलिए उनका रेम्यूनरेशन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। लेकिन जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होते हैं, उनको कंपनी के शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, इसीलिए उनका जो रेम्यूनरेशन है वो भी शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं। ये लॉजिक है इंटरनल ऑडिटर, तो जो अपॉइंट करता है वही रेम्यूनरेशन भी डिसाइड करता है। ये डिफरेंस है। ठीक है देवांश, समझ में आया? सर थोड़ा डी फिर से समझा दीजिए पूरा। ना सर थोड़ा, क्योंकि मुझे नेट आया था सर, वो इसीलिए बाद में ज्वाइन किया। अच्छा, तो शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में डिफरेंस? नो सर, डी वाला जो इंटरनल कंट्रोल के जो अंदर में जो डिफॉल्ट होता है। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल लिमिटेशन इन इंटरनल कंट्रोल। ओके। तो गौतम बोल रहा है ना ये? या सर। तो गौतम, जो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब है कि ऑडिटर के भी आने से पहले हम कंपनी में कुछ ऐसे पुख्ता तरीके अपना लें जिससे कुछ गड़बड़ी हो ही ना। जैसे हम एक ही ट्रांजैक्शन को, जैसे कोई पेमेंट करनी है, उस पेमेंट को हम 2 लोगों से साइन करवाएं ताकि कोई गलती उस पेमेंट में हो ही ना। अगर 12,000 का अमाउंट पे होना है तो 12,000 का ही पे हो, कहीं गलती से 13,000 का ना हो जाए। ये इंश्योर करने के लिए हम 2 लोगों से चेक पे साइन करवाते हैं। तो अब होता क्या है, जो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं उनको कई बार मैनेजमेंट खुद ही जल्दबाजी में तोड़ देता है।
मैनेजमेंट कहता है अरे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, एक ही आदमी साइन कर लो, कोई बात नहीं, इंटरनल कंट्रोल को छोड़ दो। जब टाइम नहीं होता, जब काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, कई बार मैनेजमेंट खुद इंटरनल कंट्रोल्स तोड़ देता है। तो इंटरनल कंट्रोल्स का ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब कल को ऑडिटर आया, ऑडिटर ने कहा अरे इंटरनल कंट्रोल तो बहुत अच्छा है, तो मैं ज़्यादा इन-डेप्थ चेकिंग नहीं करूँगा, तो ऑडिटर फंस जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मैनेजमेंट तो जब चाहे इंटरनल कंट्रोल को तोड़ देता है। तो लिमिटेशन होती है इंटरनल कंट्रोल में कि मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग इंटरनल कंट्रोल को तोड़ मरोड़ देता है। इस वजह से ऑडिटर कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकता इंटरनल कंट्रोल पे। ये लिमिटेशन है इंटरनल कंट्रोल का। ओके सर। ओके, सो गाइज ये है 5 पॉइंट्स ऑफ क्वालिटीज ऑफ अ गुड ऑडिटर। नंबर 1, वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होना चाहिए। नंबर 2, उसको नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर लॉज की, रेगुलेशंस की, गवर्निंग ऑडिट। नंबर 3, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नंबर 4, वो इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी होनी चाहिए उसके अंदर, ईमानदार आदमी होना चाहिए। और नंबर 5, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट बनानी कैसे है ये उसे बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने काम बहुत अच्छा कर लिया लेकिन अपनी ऑडिट रिपोर्ट ही ढंग से नहीं बना पाया तो काम करने का क्या फ़ायदा होगा। तो ये 5 क्वालिटीज़ हैं गुड ऑडिटर की। जिसने भी इनमें से जितनी भी क्वालिटीज़ लिखी हैं उतने 1 मार्क्स दे दो अपने आप को। बट ये वर्ड्स आने भाई ज़रूरी है। प्रोफेशनली क्वालिफाइड वर्ड आना ज़रूरी है, नॉलेज ऑफ लॉ वर्ड आना ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए वर्ड आना ज़रूरी है, इंटेग्रिटी ऑनेस्टी वर्ड आना ज़रूरी है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स वर्ड आना ज़रूरी है आपके आंसर में। 1 मार्क्स दे दो अगर आपको एक आंसर इसका एक आपका सही है तो। यस सर, एक्चुअली मैंने ये लिखा है कि ऑडिटर शुड बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड एंड शुड बी एक्ट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। हाँ, ये 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं, इनमें 2 मार्क्स दे दो। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। तो इसका मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दिया था। मैं खुद फंस गया था जब मैं पहली बार ऑडिट करने गया था। मैं इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी थी मैंने ऑडिटिंग छोड़ के। तो बस वही डिफरेंस है ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन में। ये 5 पॉइंट्स हैं डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स। अपने आंसर को इससे टैली करो, और अगर आपने दोनों पॉइंट सही लिखे हैं ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपने दोनों का सही लिखा है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। फिर अगला पॉइंट आपने दोनों का अगर सही लिखा है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और डेबोलिना मुझे बताएगी कि परसुएसिव एविडेंस और कंक्लूसिव एविडेंस में क्या फ़र्क होता है। ओ डेबोलिना तो कोई ओके, तो मनीष बताएगा परसुएसिव एविडेंस और कंक्लूसिव एविडेंस में क्या फ़र्क होता है। सर, परसुएसिव एविडेंस जो है वो ऑडिटर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। सो ऑडिटर जो सैम्पलिंग बेसिस पे एविडेंस कलेक्ट करता है। हाँ, सो परसुएसिव वो इसलिए माना जाता है क्योंकि वो 100% से कम जो है उसका एश्योरेंस रखता है। और कंक्लूसिव में ये है कि वो 100% एश्योरेंस रखता है कि हाँ ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। परफेक्ट, गुड। अब श्रेय बताएगा पॉजिटिव माइंडसेट और नेगेटिव माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है। और तब तक बाकी सब अपने मार्क्स टोटल करो और ग्रुप में भेजो कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आए हैं। सर, जब ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो सर एक वो पॉजिटिव माइंडसेट से जाता है। वो ये सोच के नहीं जाता कि मैं कोई गलती निकालने जा रहा हूँ, बस वो अपनी एक ओपिनियन देने जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। बट जब फ्रॉड से फ्रॉड हम तब कर मतलब सर इन्वेस्टिगेशन हम तब करते हैं जब हमें पता चलता है, सस्पेक्ट होता है किसी के बारे में कि हाँ यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, तो हम एक नेगेटिव माइंडसेट लेके जाते हैं कि हाँ यहाँ फ्रॉड तो हुआ है, बट हम यहाँ पे जाके अब चेक करेंगे कि एक्चुअल में कितना बड़ा फ्रॉड है और क्या हुआ है कि नहीं हुआ। परफेक्ट, 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 वेरी गुड। अब बताओ मुझे किसके कितने मार्क्स आए। सब अपने मार्क्स भेजो टोटल करके। तो जो एमसीक्यूज थे वो 1 मार्क्स ईच थे, तो 15 मार्क्स के एमसीक्यूज थे और 10 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस थे। आपको टोटल करना है और कंजर्वेटिव बेसिस पे अपने आपको मार्क्स देने हैं, मतलब ज़्यादा मार्क्स नहीं, कम मार्क्स देने हैं। तो टोटल मार्क्स अपने ग्रुप में लिख के मुझे भेजो।
ओके, अलाउद्दीन के 13, वेरी गुड नितेश 21, वेरी गुड। श्रेय 15, गौतम 12, ओके। देबोलीना तुम्हारे कितने मार्क्स हैं? ज्योति 21, वेरी गुड ज्योति। 90। मनीष 21, वेरी गुड मनीष। रिया 21, वेरी गुड। यश के कितने मार्क्स हैं यश? सर 20। लिखो ग्रुप में भेज के। श्रेय के कितने मार्क्स हैं? श्रेय के 15, ओके ओके। देवांश के कितने मार्क्स हैं? यश अपने मार्क्स ग्रुप में भेजिए। 20, परफेक्ट, ग्रेट। तो जिसके भी 20 से अबव मार्क्स हैं उनके लिए वेरी गुड। आपका प्रिपरेशन मतलब एक ठीक लेवल पे चल रहा है, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। जिसके भी 20 से कम मार्क्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपका प्रिपरेशन बुरा चल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, थोड़ा सा और ज़्यादा मार्क्स अच्छे लाने की कोशिश कर सकते हो। अभी जो मैंने टेस्ट बनाया था थोड़ा सा ईजी बनाया था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाया था। जैसा एग्जाम का लेवल आता है उससे एक लेवल कम ही बनाया था, बट आपके मार्क्स सही हैं, आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है। और अगर आप लोग फ्यूचर में भी ऐसे टेस्ट देने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैं ये टेस्ट सीरीज़ रोकना नहीं चाहता बिल्कुल भी। हर चैप्टर की मैं टेस्ट सीरीज़ देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपने खुद ही रियलाइज़ किया होगा। अच्छा, आपने क्या रियलाइज़ किया टेस्ट देके? कुछ बेनिफिट हुआ क्या ये टेस्ट देने से? हाँ सर। क्या बेनिफिट हुआ? रिया, कुछ फायदा लगा क्या ये टेस्ट देने का? यस सर, डेफिनेटली। एक एक्चुअली प्रेशर आ गया कि हमें एक पढ़ाई करनी है और अच्छे से अटेम्प्ट करना है। करेक्ट। और क्या बेनिफिट हुआ? एक तो प्रेशर आ गया, पढ़ाई कर ली, और क्या बेनिफिट हुआ? मनीष, क्या बेनिफिट हुआ? सर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ थोड़ा। ओके। क्योंकि आज तक ऐसा नहीं लगता था कि जो पढ़ा है वो हो भी पाएगा नहीं पाएगा, तो इससे काफी बेटर फील हो रहा है। श्रेय, क्या बेनिफिट लगा? सर मुझे तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये लगा सर, कोविड के बाद सबसे पहली लाइव क्लास हो रही है, वरना सारी सर रिकॉर्डेड क्लास सर आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है सर। ओके, गुड। तो सर ये सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को लगा इस चीज का। अलाउद्दीन, तुमको क्या बेनिफिट लगा? सर ये कितना पढ़ रहा है, जैसे एक पढ़ा, जब लिखने का टाइम आया तो भूल जा रहा है, तो उसकी और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है जो मैं आपसे ही जानना चाह रहा था। क्या किसी को, यश तुम बताना, क्या ऐसा नहीं लगा कि जब हम पढ़ रहे थे तब तो सारे पॉइंट्स याद थे, जैसे ही एक्चुअली लिखने पे आए या जैसे एक्चुअली टेस्ट की बात आई वैसे हमारे दिमाग से आधे पॉइंट उड़ गए? हमें तो लग रहा था क्वालिटीज़ ऑफ ऑर्डर हमारे टिप्स पे है, लेकिन जैसे ही एग्जाम प्रेशर हमने झेला वैसे क्वालिटी ऑफ ऑर्डर में 2 पॉइंट याद आए, 3 हम भूल गए। क्या ऐसी वाली फीलिंग नहीं आई? यस सर। आई ना ये वाली फीलिंग? मैं बताऊं ये वाली फीलिंग क्यों आती है? ये फीलिंग इसलिए नहीं आती कि तुमने याद नहीं किया या तुमने प्रिपरेशन नहीं करी, इसलिए नहीं आती ये वाली फीलिंग। इस फीलिंग को आने का एक साइंटिफिक रीजन है, और वो रीजन ये है, व्हेन यू आर अंडर प्रेशर योर ब्रेन वर्क्स एट 50% ऑफ द एबिलिटी। 50% एबिलिटी के साथ ब्रेन वर्क करता है जब आप प्रेशर के अंडर आ जाते हो। और इस चीज़ को रिलीव करने का, इस चीज़ से निजात पाने का, क्योंकि सोचो आपने पढ़ाई तो करी बहुत ज़्यादा लेकिन आपको सिर्फ 50% याद आ रहा है, इस चीज़ से आपका कितना लॉस होगा एग्जाम में। अगर ये एग्जाम में सेम चीज़ रिपीट हो गई, कितना बड़ा लॉस होगा आपका। आपने क्वालिटीज़ ऑफ ऑर्डर 5 याद करे, आपको एग्जाम में याद आ रहे हैं सिर्फ 2, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इस लॉस को रोकने का सिर्फ एक तरीका, यूज टू इस वाले प्रेशर के हो जाओ। यूज टू मतलब आदत डाल लो इस वाले प्रेशर की। जैसे हम रनिंग करते हैं, सपोज सुबह सुबह जॉगिंग करते हैं, तब जॉगिंग करोगे तब एक दिन बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होगा, थाई मसल्स में दर्द होगा, लोअर मसल्स में दर्द होगा, लेकिन जब आदत पड़ जाएगी तो दर्द वो सहने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। तो माइंड को भी ना इसी तरह अपॉर्चुनिटी दो कि वो प्रेशर में आए और शक्ति डेवलप करे। किस चीज़ की शक्ति? प्रेशर लेने की। जब उसने शक्ति डेवलप कर ली, जब वो यूज टू हो गया प्रेशर लेने के, जब वो आदी हो गया, फिर आपको 2 पॉइंट्स नहीं, आपको 4 पॉइंट्स याद आएंगे जब आप प्रेशर में होगे।
हाँ 100% तब भी याद नहीं आते एग्जाम में, जब आप जितने भी टेस्ट दे दो 100% कभी भी नहीं याद आते, लेकिन हाँ ज़्यादा परसेंटेज याद आएंगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है टेस्ट देने का। तो मैं होप करता हूँ, ऑल्दो बहुत कम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद थी हमारे ग्रुप में करीबन 70+ स्टूडेंट्स हैं, मुझे उम्मीद थी कि 20-25 कुछ स्टूडेंट्स तो आएंगे, बट कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप वो लॉट हो जिसने डिटरमाइन कर लिया है, माइंड मेकअप कर लिया है कि जून में आप लोगों को ग्रुप 2 क्लियर करना ही करना है किसी भी हालत में, और अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। आज जो आप लाइव सेशन में आए और आपने टेस्ट दिया, आपने ये प्रूव कर दिया है कि येस यू आर डिटरमिन्ड टू गिव ग्रुप नंबर 2 वेरी वेरी वेल। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं इस तरह के कुछ लाइव सेशंस कुछ और फैकल्टी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जैसे कॉर्पोरेट अकाउंट्स की फैकल्टी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, OMSM की फैकल्टी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ऐसे ही कुछ चैप्टर्स के टेस्ट वो लोग ऑन अ वीकली बेसिस या मंथ में 1 बार 2 बार ले लें, ताकि आप इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे चैप्टर के टेस्ट नहीं हो सकते, तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे कॉर्पोरेट अकाउंट्स में इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वी कैन डिस्कस विद सम फैकल्टीज़ की ऐसे टेस्ट और सब्जेक्ट्स के लिए भी हों। ऑडिट के लिए तो होंगे ही होंगे, मैं 7 चैप्टर्स के टेस्ट लूँगा ही लूँगा, और सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी आप अगर आप इंटरेस्टेड हो, वी कैन हैव टेस्ट फॉर दोज सब्जेक्ट्स ऑल्सो, एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट ह्यूज बेनिफिट। तो जो लोगों के 40 मार्क्स आएंगे, अगर उन्हें टेस्ट दे दिया तो उनके 60 आ जाएंगे, जो लोग 60 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके 80 आ जाएंगे। इतना एस्केलेटिंग फैक्टर होता है इस टेस्ट का। तो हम लोग ये ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। इफ़ यू वांट वी कैन हैव टेस्ट फॉर अदर सब्जेक्ट्स, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क मी। Sir, Yes. sir, is annual audit and balance sheet audit both are same? No, both are not same, both are different. So annual audit means an audit which is done once in a year, which means it can be done in December also, it can be done in November also, it can be done in October also. Example of an annual audit is audit of fixed assets. So fixed assets हमें verify करने हैं किसी भी कंपनी के। कोई लॉ नहीं कहता फिक्स एसेट वेरीफाई कब करो, 31 मार्च को करो, 31 फरवरी को करो, 31 जनवरी को करो, 31 दिसंबर को करो, 30 नवंबर को करो, कोई लॉ नहीं कहता। तो कंपनीज क्या करती हैं, साल में 1 बार करवा लेती हैं, इसे बोलते हैं एनुअल ऑडिट। साल में कोई भी 1 बार ऑडिट करा लो, किसी भी दिन करा लो, कोई टेंशन नहीं है। जबकि जो बैलेंस शीट ऑडिट होता है वो मैंडेटरी है कि वो 31 मार्च को जब बैलेंस शीट क्लोज होगी वो तभी होगा। बैलेंस शीट ऑडिट ऐसा नहीं हो सकता कि 31 दिसंबर का हो रहा है या 30 नवंबर का हो रहा है। हाँ, कराने को कंपनी कराना चाहे करा ले, बट लॉ ऐसा कहता है कि बैलेंस शीट ऑडिट साल में 1 बार ही होगा, और कब होगा, 31 मार्च के बाद ही होगा। जबकि होता एनुअल ऑडिट भी साल में 1 बार है, लेकिन उसमें ये जो 31 मार्च की टाइमलाइन होती है ये नहीं होती। बस इतना सा डिफरेंस है एनुअल ऑडिट और बैलेंस शीट ऑडिट में। Okay, sir. यस Sir, and will you please explain forensic audit? फॉरेंसिक ऑडिट इज फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। तो जब भी ऑडिटर को लगता है ना कि कोई फ्रॉड हो रहा है इस कंपनी में, वो अपने हाथ खड़े कर देता है, भाई इस कंपनी में फ्रॉड है, मैं आगे नहीं काम करूंगा, तब फॉरेंसिक टीम आती है। ज्योति, तुमने CID देखी है क्या? CID सीरियल आता है सोनी पे। यस सर। वो है फॉरेंसिक ऑडिट। वहां पर डॉक्टर सामल के याद है, जो लैब में बैठते हैं और टेस्टिंग कर रहे होते हैं, बालों की, चमड़ी की, कांच कोई गिरा है, कांच का टेस्टिंग कर रहे होते हैं। यस सर। दैट इज फॉरेंसिक ऑडिट। तो जब फ्रॉड हो जाता है, फ्रॉड होने के बाद स्पेशलाइज्ड लोग आए जाते हैं जिनका काम ही है फॉरेंसिक ऑडिट करना, जिनका काम है छानबीन करना, उसे बोलते हैं फॉरेंसिक ऑडिट, जो फ्रॉड के केस में किया जाता है। सत्यम का नाम सुना है क्या कभी किसी ने? सत्यम, क्या हुआ था सत्यम स्कैम में? अलाउद्दीन, क्या हुआ था सत्यम स्कैम में? नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? किसी को पता है सत्यम स्कैम में क्या हुआ था? नो सर। मैंने वीडियो का लेक्चर्स का याद है। हाँ सर, उनकी जो सेल्स होती थी, जैसे 1 लाख की सेल होती थी तो 1 करोड़ की सेल्स दिखाते थे। एब्सोल्युटली। सत्यम का फ्रॉड इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड है। अगर उनकी 1 लाख रुपए की सेल होती थी, वो 1 करोड़ रुपए की सेल दिखाते थे। तो ये जब फ्रॉड पकड़ा गया तो फॉरेंसिक ऑडिटर्स को बुलाया गया, जो स्पेशलाइज लोग होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने में, और उन्होंने सत्यम का पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। उसमें नॉर्मल ऑडिटर्स का काम नहीं था। तो दैट इज फॉरेंसिक ऑडिट। Okay, sir. Thank you, sir. Question? Sir, forensic audit and investigation are same. Are same, yes, they are same, absolutely. So, sir, investigation also gives absolute assurance, or yes, not?
And forensic audit also gives absolute assurance about certain fact. तो ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने अगले लाइव सेशन में विद चैप्टर नंबर 2. अगला टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 2 का, और ऐसे ही मैं कुछ असाइनमेंट्स दूंगा चैप्टर नंबर 2 के टेस्ट से पहले. चैप्टर नंबर 2 अच्छे से प्रिपेयर करना, एंड देन वील मीट फॉर टेस्ट इन वन ऑफ द डेज विच विल डिसाइड. So we'll meet in our next session, next live session. Till that time, all the very best and happy studying. Bye bye. Thank you, sir. My best. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.